कमरे में एक बैठक हुई थी जिसमें इस संगठन की स्थापना 1935 में की हुई थी। उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि उस समय पूरे विश्व के अंदर में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध के समय वो तनाव व्याप्त हो रहा था पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच में। और हम जानते हैं कि 1939 में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले फासीवादी शासक जो थे वह कई देशों पर अपना वर्चस्व कायम कर चुके थे। उसमें इटली था जहाँ पर मुसोलिनी ने 1922 में फासीवादी समाज की स्थापना कर दी थी और वहाँ के पूरे लोकतंत्र को, वहाँ के सेकुलर लोगों को, वहाँ के प्रोग्रेसिव लोगों के साथ उनको एक तरह से समाज से, राजनीति से, सबसे बाहर करके कोशिश की और एक तंत्र स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वो सफल हुआ। दूसरी तरफ जर्मनी में हम जानते हैं कि हिटलर ने 1933 आते आते वहाँ का चांसलर बना और वहाँ के सत्ता पर उसने कब्जा कर लिया। और बाद में बगल में स्पेन था, स्पेन में वहाँ फ्रैंको था और फ्रैंको ने 1936 में वहाँ बहुत बड़े आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ में। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी कि जो फासिज्म पूरे यूरोप में उभर रहा था और वहाँ के चुनी हुई सरकारें जो थी या लोकतंत्र जो थे उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा देश गुलाम था, तो उस गुलामी के समय में यहाँ भी एक चिंता यह थी कि अपने लोगों को, खास करके किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, इन लोगों के उत्थान की बात कैसे हो। और ये जब तक हम संघर्ष में लोगों के बीच नहीं जाएंगे तो अंग्रेज यहाँ की जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी को ख़त्म कर चुके थे। उनको एक ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो बड़ा बाबू का काम कर सके, छोटे से ग्रुप को, जो आप सब शिक्षक है जानते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसने वहाँ उसको शिक्षित यहाँ के लोगों को बनाना नहीं, उसका मतलब यह था कि उसके काम काज को बढ़ाने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए एक मीडिएटर ऐसा ग्रुप तैयार हो हिंदुस्तान के अंदर में जो उसके हितों को आगे बढ़ाए। और वो अंग्रेजी का लोग होंगे जो अंग्रेजी पढ़ेंगे और यहाँ की जो मूल भाषा रही है या क्षेत्रीय भाषा जिसमें हम बातचीत करते रहे हो या हिंदी उर्दू रही हो, उसको हम कैसे खत्म करके अंग्रेजी का लोगों की एक फौज तैयार करें, छोटा ही ग्रुप तैयार करें और उसमें यहाँ के हम शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ थी कि उसके पहले कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में हमारे जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत में, वहाँ उसने शुरुआत कर दी थी और एक ऐसा वर्ग तैयार किया जमींदारों का, जो जमींदार एक अंग्रेजों की हिफाजत करते थे और यहाँ की जनता के साथ संघर्ष करने के लिए उनको एक ग्रुप चाहिए था जो अंग्रेजों के हितों को आगे बढ़ाए। उनका काम आप सब जानते हैं कि रेवन्यू कलेक्ट करना और वहाँ के जितने किसान थे उन किसानों के जो दुर्दशा थी, बात के आप साहित्य पढ़ें, उस समय का पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, किसान आंदोलन जो उस समय उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो पूरी किसानों की दुर्दशा आपको समझ में आ जाएगी कि इतना कठिन दौर से उस समय के किसान गुजर रहे थे और उस समय का जो जमींदार वर्ग था वह कैसे अपने देश के किसानों के शोषण करता था और उसमें अंग्रेज उनकी कैसे हिफाजत करते, सारे कानून, सारी न्याय व्यवस्था उनके गिर्द में घूमती थी। और मज़ेदार बात यह है कॉमरेड की पूरे अगर बिहार में उस समय 21 करोड़ रुपए कलेक्शन आते थे, जमींदार का जो कलेक्शन था पूरे बिहार के अंदर में 20-21 करोड़ रुपए और उसमें से वो मात्र 2 करोड़ रुपये, 2.25 करोड़ रुपये ही उनको जमा करना पड़ता था। वो 18-19 करोड़ रुपये थे, उसको वो खर्च करते थे अपने अयाशी में या फिर अपने ही लोगों को दमन में, अपने किसान लोग थे उनके दमन के लिए किए थे। अब ये जो चल रहा था और अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी कि किस तरह यहाँ के लोग, यहाँ का पूरे जो संसाधन है उसको लूट कर हम विदेश ले जाएँ और यहाँ के लोगों को किसी तरह वो जी सके, ये लेखक इस बात को समझते। तो जितने पढ़े लिखे लोग थे, आप देखिएगा कि ज़्यादा जो विदेश है वो उसी शिक्षा
पद्धति से हमारे यहाँ के लोग भी शिक्षा ग्रहण की, विदेशों में जाकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर में जो बदलाव का भी एक साहित्य और ज्ञान की पुस्तकें थी, उससे वो सीख कर वापस लौटे कि हम आखिर इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस जो हमारा पूंजीवाद है, इससे कैसे हम बाहर निकलें और हम एक ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं जहाँ सभी समान तरह से लोग रह सकें। क्योंकि उस समय 1711 हुआ तो 1789 के समय में जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी तो उस समय एक नारा आया था कि भ्रातृत्व, इक्वेलिटी की समानता, सबके अंदर में समानता हो, जितने भी लोग उनके अंदर वो भ्रातृत्व और वो बराबरी हो एक तरह का। और ये सपना लेकर पूरा का पूरा जो आगे का आंदोलन चला था वो इन्हीं सपनों को लेकर चला था कि हम कैसे एक सोशल मुक्त समाज बनाएंगे जहाँ पर तमाम तरह के लोग एक तरह से जीवन जिएंगे, उनको वो मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो और उसी संघर्ष में लेखकों का, अब ये तो हुआ उसकी पृष्ठभूमि, लेकिन उसमें जो लेखक थे वह लेखक उस समय फासिस्ट ताकतें जो थी उसके खिलाफ खड़े थे। और उन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़े होने में उस समय स्पेन में 1936 में जब फ्रैंको के खिलाफ फासिज्म था तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पूरे विश्व के, उसमें जवाहरलाल नेहरू की भी भूमिका थी, उसमें बहुत अर्ल फिशर थे, कॉडवेल थे और भी बहुत सारे दुनिया के लेखक का जो उसमें शामिल। बहुत लोग कलम और बंदूक से, वहाँ बंदूक लेकर लेखक जाकर उसके खिलाफ खड़े हुए, लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें मारे हुए। अर्ल फिशर उतना बड़ा एक कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी थे, वो और उतने बड़े लेखक थे, उनकी हत्या उसमें की। कॉडवेल की हत्या की गई वहाँ पर, और भी बड़े दूसरे सहयोगी उसमें मारे गए। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर में वह सीख लेकर लोगों ने कहा कि वह जो पूरी दुनिया में जो फासिज्म का जाल फैलता जा रहा है और हिंदुस्तान पर भी उसका साया पड़ रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए, यहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए संस्कृति कर्मियों की, लेखकों की क्या भूमिका हो सकती है उसमें, और हम कैसे उन चीज़ों को जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो पढ़ा लिखा वर्ग वहाँ से जो पढ़ कर आ रहा है कि कैसे इनके सही चरित्र को, इनके सही रूप को जनता के बीच ले जाए और इससे बाहर निकलने के संघर्ष का रास्ता कैसे बनेगा, उसकी तैयारी में हम लेखकों की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे हम यहाँ के मजदूर और किसान को एकत्र कर सकते हैं। 1936 में आप जानते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई थी। उसी साल किसान सभा की भी स्थापना हुई थी और किसानों की एकता को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर बड़े, ऐसा नहीं कि उसके बाद ही आंदोलन और किसान सक्रिय थे, उसके पहले कई बड़े बड़े किसान आंदोलन इस हिंदुस्तान के अंदर में पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में हुए। वो आदिवासियों का हो चाहे और किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन चल रहे थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से 1936 में पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने के लिए किसानों को, मजदूरों को यहाँ पर वो काम हो रहा था और संस्कृति कर्मी उसके साथ पैरेलल चल रहे थे और उससे उन चीज़ों को लोगों के बीच ले जा रहे थे। प्रगतिशील लेखक संघ की जब स्थापना हुई थी तो इसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ और उसकी अध्यक्षता करने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी प्रेमचंद जी को। सज्जाद जहीर ने प्रेमचंद को पत्र लिखकर कहा कि आप हमारे इस लेखक संगठन की अध्यक्षता करें और उस समय अस्वस्थ भी रहते थे, प्रेमचंद काफी स्वस्थ रह रहे थे उस समय। तो अप्रैल महीने में 9 और 10 अप्रैल को 1936 में प्रगतिशील लेखक का 2 दिनों का वो सम्मेलन था। उस समय तक प्रगतिशील लेखक संघ उर्दू लेखकों से ज़्यादा हिंदी लेखक बहुत कम जुड़े थे और उसमें जो हिंदी के लेखक प्रमुख रूप से थे उसमें प्रेमचंद भी थे, तो उसकी अध्यक्षता सदारत करते। उनके साथ में जयेंद्र कुमार हिंदी के लेखक थे, उस समय युवा थे बिल्कुल, वो साथ में आए थे प्रेमचंद के साथ। और बहुत हिंदी के लेखकों का योगदान उस समय पहली बार में नहीं हुआ था, लेकिन अब प्रेमचंद जब वहाँ उनको बुलावा हुआ तो बार बार वो कह रहे थे कि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के हेड हुआ करते थे अमरनाथ झा,
या और भी कई बड़े विद्वान थे। प्रेमचंद ने कहा कि भाई आप उन्हें बुला लीजिए, मुझसे ज़्यादा योग्य है। लेकिन इन लोगों का कहना था कि जो समझ, भारतीय समाज की जो समझ है, भारतीय किसानों और मजदूरों की जो समझ है, जो प्रेमचंद के पास है, वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। और उन्होंने जिद करके बहुत आग्रह किया कि आप इसकी सदारत करें। और प्रेमचंद जी फिर बाद में उस कार्यक्रम में आए थे। और वो इतने सिंपल प्रेमचंद आदमी थे कि मैं एक छोटी सी घटना उस समय का बता रहा हूँ आपको कि जब प्रेमचंद को ले जाने के लिए सज्जाद जहीर साहब को, और रशीद जहाँ वहाँ एक डॉक्टर थे, पैसे वाले थे वो, लेकिन वो पूरे आंदोलनों में अपने को सक्रिय रखते थे और अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन में, लेखक संगठन में, उस पर किसान आंदोलन में खर्च करते थे। और उस समय महिलाओं को बीच इस तरह के आंदोलनों में आना बहुत आसान बात नहीं थी, खास करके उनकी मुसलमान महिलाओं को। लेकिन रशीद जहाँ बहुत मॉडर्न ख्यालात की थी और वो सज्जाद जहीर के साथ मिलकर, और महमूद जफर साहब उनके हस्बैंड थे, वो सब मिलकर लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी उसमें मेन रोल किया था। उस समय जो लेखक आए थे, जैसे आज हम लोग यहाँ हैं, उस समय भी बहुत बड़ा वो आंदोलन का रूप नहीं ले सका। बहुत कम लोग थे, 5-6 लोग थे लखनऊ के अंदर में, उन्हीं को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और जब पूरे भारत से लोग आ रहे थे, उनको रखने की जगह नहीं थी, खाना कैसे खिलाएंगे इसकी समस्या थी, कैसे इनको स्टेशन खिलाएं, कैसे लोगों को कहाँ ठहराएं, ये सारी समस्याएं थी। लेकिन उन लोगों का एक कमिटमेंट था कि हमें हिंदुस्तान के लेखकों के कर्तव्य को एक जगह लाकर और दिशा निर्देशित करना है, इसलिए वो लोगों को जोड़ रहे थे। अब उनको लाने की बात थी स्टेशन से। अब वो जाने में उनको लेट हुई, देखा प्रेमचंद जी इतने सीधे साधे आदमी, तो वो अपना एक किया टमटम, और उस समय जो चलता था उससे वो उनके सज्जाद जहीर साहब के घर पर आ गए। वहाँ आकर और जो अध्यक्षीय भाषण दिया था, वो प्रत्येक भारतीयों को, और खास करके जो लेफ्ट से जुड़े लोग हैं या जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होना उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक है, जो सब आज के अगर संदर्भ में बात करें तो जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, उस तरह के लोगों को, जो डेमोक्रेटिक हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वैसे लोगों का एक जमावड़ा हुए। और हम लोग इस बार बातें तो होते हैं, हम लोग रोज मिलेंगे तो इन चीज़ों की बातें होती रहेंगी, लेकिन मूल रूप से यह है कि आज के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि जिस आज़ादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई, इतने बलिदान दिए गए और आज़ादी हमें हासिल हुई, तो उसके साथ एक संविधान बना और संविधान में तमाम तरह के लोगों को अधिकार दिए गए। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की जो बुर्जुआ राजनीति है, वह सारे अधिकारों को कर्टेल करने पर वो तोड़ कर उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज हमारा जो एक सेकुलर समाज बनाने का, डेमोक्रेटिक समाज बनाने का जो सपना था संविधान के अंदर, जो मूल उसकी आत्मा थी, उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं, आज उसको देशद्रोही हो या वो गद्दार की तरह श्रेणी में आ। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि केवल कुछ सीटें जीत लेना संसद के राजनीति के तहत, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो वैचारिक, अभी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई, उस समय भी लड़ाई, आज भी देखिए, आज का जो साम्राज्यवाद है, जो हम लड़ाई उस कोलोनियलिज्म के खिलाफ लड़े थे, वह लड़ाई आज फिर वहीं पहुंच गई। 30 सालों के अंदर पूरी दुनिया से समाजवादी समाज का जो संघर्ष था वो पीछे हटा है। सोवियत यूनियन के जाने के बाद या पूरे ईस्टर्न पूर्वी यूरोप में जो वामपंथी शक्तियाँ बहुत मजबूत थी, जो काउंटर कर रही थी पूंजीवादी समाज की व्यवस्था को, उसको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया। इन देशों से अब समाजवादी समाज तो कोई भी सरकार नहीं है, लेकिन अब छोटी छोटी जगहों पर फिर से नए तरह से उभर कर नई सरकारें बन रही हैं, और वह फिर ताकत उभर रही है जो इस पूंजीवाद और अनडेमोक्रेटिक समाज बनाने की जो इन लोगों की साजिश के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं।
हमारा ये कर्तव्य है कि आज हमारे देश के अंदर के जो सत्ता पक्ष है वह उसी तरह से एक फासिस्ट सरकार में तब्दील हो गई है, जो यहाँ के संविधान में विश्वास नहीं करती है। वो लड़कर आते हैं। इटली में भी और जर्मनी में भी जो सरकार बनी थी वह अपने को समाजवादी सरकार ही करती है, और वह अपने को समाजवादी कहकर ही सत्ता में आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अब सारे अधिकार अपने में संकेंद्रित कर लिया, और वही आज भी हम देख रहे हैं कि यह लेखकों की भूमिका जैसे जैसे समाज में अब संस्कृति बढ़ता है, पूंजीवाद बढ़ता है, बाजार का फैलाव समाज के अंदर होता है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है। धीरे धीरे वो सारी ताकतें जो कल तक लड़ती थी आगे बढ़कर, वो धीरे पीछे खिसकनी शुरू हो गई, और वो तमाम खास करके जो वाम शक्तियाँ थी जो लड़ रही थी पैर सीधी लड़ाई लड़ रही थी पूरी दुनिया के अंदर में और हिंदुस्तान के अंदर में भी, वो थोड़े अभी पीछे की ओर आ गए। और वो ताकतें जो पूंजीवाद की ताकतें हैं, जो अमेरिकी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रही हैं, चाहे आप सब जानते हैं, जो यहाँ बहुत ज़रूरी नहीं है कि किस तरह वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से WTO को केंद्र में रख के अपनी नीतियों को पूरे दुनिया के अंदर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ के पूरे जो आंदोलन का जो पूरा हमारा जो इतिहास रहा है और हमारी जो पूरी एक हिस्ट्री रही है, उसको किस तरह से धीरे धीरे करके डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, उसको तोड़ा मरोड़ा, और इतिहास को हमारे दिमाग से उन स्मृतियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि हम किस तरह से अपनी आज़ादी हासिल किए हैं और इसमें किस किस संघर्ष किन किन लोगों की मेन भूमिका है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़े बड़े नायक थे हमारे, वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, या और भी तमाम एक पूरा गैलेक्सी थी बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों की, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वर्षों तक जेल में रहे और अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर निकाल कर एक डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना की, देश की स्थापना की। आज उन पूरे जो अस्तित्व था हमारी लड़ाई का, हमारे संघर्ष का जो इतिहास था, उसको नकारने की कोशिश हो रही है, और उसमें पूरा सत्ता वर्ग और उससे जुड़े हुए शिक्षक, पूरा एक शिक्षक समाज उसकी बातों को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काउंटर करने के लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे विद्यार्थियों के, वो स्कूल के विद्यार्थियों, कॉलेज के विद्यार्थियों, हमारे घरों को एक तरह से एक जेल खाने में तब्दील किया जा रहा है। हम सोचने के लिए बहुत स्वतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ बाहर की चीज़ों को लाकर, गंदी चीज़ों को और परोस रहा है, और हमारी पूरी सोच, किताब के प्रति हमारा जो आकर्षण पहले था, उनको हमसे दूर किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम कैसे एकजुट हों और आपस में मिलकर इस लड़ाई को कैसे जीतें, ये हमारा आज का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। और हम इस खतरे को समझ रहे हैं, पूरी तरह से समझ रहे हैं कि एक देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, यहाँ के युवा को बचाना है, और एक नई सोच के साथ एक नया विकल्प अगर प्रस्तुत करना है, तो कैसे हम लोगों के बीच जाएं। अगर हम लिखते पढ़ते हैं तो हम क्या लिखें, पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ें। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। वो जो परोस रहे हैं आप उनको सीधे ग्रास्प कर रहे हैं, और मीडिया के द्वारा जो झूठ रोज परोसा जा रहा है, हमारे पास न तो वो विवेक है, हमारे पास न वो साइंटिफिक टेम्पर है जिसके द्वारा हम उसका विश्लेषण कर सकें। अब कोई प्रधानमंत्री अगर या कोई यहाँ का प्रोफेसर जो अपने को यहाँ का बहुत बड़ा विद्वान घोषित कर दे, या उसको इस तरह से उसको सबके सामने बताया जाए कि सबसे स्कॉलर आदमी है, वो हम बताए, हमें ऐसी झूठी झूठी बातें भ्रम फैलाए अंदर में कि हमारे यहाँ ऐसे लगा था, तो हमारे यहाँ ऐसे गर्दन काट के वहाँ सर रख के, यानी जितना अनसाइंटिफिक चीज़ लॉजिक है, उन तमाम चीज़ों को इतिहास से काट कर मिथक को इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। रियलिटी और इल्यूजन के बीच का जो फर्क है उसको खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों ने ये लेखक संगठन के द्वारा जो हमारी एक पूरी एक लंबी विरासत है, जिसमें सभी बड़े लेखक
उस समय के संस्कृति कर्मी, उस समय के किसान नेता हो, मजदूर या जो भी लोग इस डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे, तमाम लोग एक मंच पर आकर उन्होंने इसके लिए काउंटर करने की कोशिश शुरू से की थी, आज भी कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है तो पीछे चले आते हैं, लेकिन हम फिर अपनी ताकत बटोर कर आप उसका संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। अगर साथ ही हम अपने लोगों को आज उस वैज्ञानिक चेतना से संपन्न बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उस साहित्य से जो हमें विरासत में मिली थी, संघर्षशील साहित्य जो था, उससे अगर हम अपने लोगों को नहीं जोड़ पाए तो आने वाले दिनों में हम शायद अपने आप को माफ नहीं कर सकते। इसीलिए यह कोशिश हम लोगों ने आपस में मिलकर की है कि जो हम अपने क्षेत्र, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया क्या पूरे विश्व में इस लेखक संगठन का अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं था। इस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कभी इसको चालू करने शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन यह बहुत सक्रिय रूप से काम नहीं कर सकी थी। हम लोगों ने फिर से इसको स्थापित करने की कोशिश की है और जिस फासिज्म के दौर से आज गुजर रहे हैं, जब 1936 में जब इसका शुरुआत हुई थी, उस समय की वही दशा और उसी मन स्थिति में पहुँच कर हम फिर से विकल्प की तलाश कर रहे हैं, उस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चूँकि हम नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो सारे अस्त्र है जो हमें पूर्व में दिए गए। हम जानते हैं कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है और हमारे पास एक बहुत लंबी विरासत है, लेखकों की, संस्कृति कर्मी की, वैज्ञानिकों की, रंगकर्मियों की, संगीतकार जितने थे सब इससे जुड़े हुए। अगर आप पूरा उस समय अध्ययन कीजिए तो फिल्म से जुड़े लोग, संगीत से जुड़े लोग, पेंटिंग से जुड़े लोग, स्कल्पचर से जुड़े लोग, नाटक से जुड़े लोग, सब के सब इससे जुड़कर और वो काम कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर में, और जिसको जितना भी मिल रहा था वो उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। हम जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, अगर हम 2-2, 4-4 लोगों के अंदर अपनी बात छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रोज बातें करते हैं, ज़्यादा शिक्षक लोग हैं, बच्चे विद्यार्थी हैं, उनके बीच जाकर अगर कुछ भी आती है चीज़ें, उनको आप एक ग्रुप बनाकर उनके पास वो बताइए कि यह क्या गलत है, ये नीति कैसे हमारे लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है, या कि कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, या जो हमारे पास अच्छा है उसको कैसे लोगों को पढ़ाना शुरू करें, एक नया पाठक वर्ग तैयार करना। अब वो पाठक अगर नहीं आएगा तो हम समझते हैं कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर जैसे पूरी जिंदगी लोग जी रहे हैं जातीय और फिर धार्मिक आइडेंटिटी को लेकर लोग जी रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज में इस जातिवाद के खिलाफ कैसे अपनी लड़ाई तेज करें, सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे लड़ाई तेज करें, अवैज्ञानिक सोच के खिलाफ कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं। इसी तमाम चीज़ों को सोच के कोशिश की गई है। हम लोग आपस में मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर आगे इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और इसको पहले तो औरंगाबाद में स्थापित करना हम लोग का कर्तव्य है। आगे हम चलकर आज तो एक हम लोग कन्वेनर भी कोई ना कोई चुन लेंगे जो आगे वो आगे बढ़ाएंगे, और फिर 2 महीने के अंदर, क्योंकि इसका राज्य सम्मेलन भी होने वाला है, तो उसके पहले हम अपना जिला सम्मेलन कहीं अक्टूबर महीने तक कर लेंगे और फिर नए और साथियों को जितना संभव हो बनाने की कोशिश करेंगे और इस सोच को आगे बढ़ाने में हर एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे और अपने इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों में भी एक समझ विकसित करने की कोशिश करें, उनसे डिबेट में जाएँ, उनके साथ बातें करें और इन इस तरह के जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें। इसी मुद्दे के साथ हम जुड़े हैं और हम आगे समझते हैं कि हम साथी अपनी अपनी थोड़ी बात कहेंगे, जो अपना एक अनुभव है और हम इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं वो आपस में शेयर करें और फिर हम बात करें। अपना हुआ लखनऊ के अंदर जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उस पर लेखक संघ वाले को बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि कुछ लोग सभा करके लेखनी से लेख करके पत्र पत्रिका के माध्यम से इन लोग का भी बहुत भूमिका रहा इस संगठन के लोग का। ऐसे बिहार में भी प्रगतिशील लेखक संघ है, हम देखिए बेगूसराय में बहुत सारे लोग हैं उसमें रहते हैं, चल रहे हैं। औरंगाबाद में नहीं,
तो जब और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था, चाहे आज भी उद्देश्य हम लोग बैठे हुए तो उसका उद्देश्य है, और हर चीज परिस्थिति के अनुकूल तैयार होता है। परिस्थितियां बाध्य करती हैं और बाध्य करती हैं तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना। आज भी परिस्थितियां बाध्य कर रही है, बिल्कुल बाध्य कर रही है। तो हम लोग को बैठने की आवश्यकता होगी। नागेश्वर भाई जैसे आदमी, सत्येंद्र बाबू जैसे आदमी, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को शुरू किया। जो प्रगतिशील विचार के हैं उनको गुलाब में बोल रहे थे, नाम ले रहे थे। सत्येंद्र बाबू थे, WTO का नाम ले रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व बैंक का नाम ले रहे थे। उसी के माध्यम से कैसे कैसे शोषण हो रहा है, निजीकरण, उदारीकरण का नाम ले रहे थे। तो उन दिनों जी परिस्थितियां, 1936 में जो परिस्थिति देश के अंदर जो परिस्थितियां थी वह दूसरी परिस्थिति थी। प्रेमचंद का जो सोच था, किसानों का उत्थान कैसे होगा, मजदूरों का उत्थान कैसे होगा, हरिजनों का उत्थान कैसे होगा, समाज के निचली कतार में जो खड़े हैं उनका विकास कैसे होगा, अब इसी सोच समझ के साथ प्रगतिशील लेखक संघ बना और बना। काफी विकसित हुआ, बड़ा हुआ, काफी आज भी है। भले हम न जाने लेकिन आज भी है, राष्ट्रीय स्तर पर है, चल रहा है। काफी लोग इसमें काम कर रहे हैं, पत्र पत्रिका वगैरह निकल रहा है। तो उन दिनों जिन परिस्थितियों के कारण यह प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना हुआ, आज भी देश के अंदर उससे भी भयावह स्थिति है, उससे भी भयावह स्थिति बोल रहे थे, उससे भी भयावह स्थिति है। करीब 2-4 टीचर, हम लोग शिक्षक हैं, विद्यालय से बिलोंग करते हैं, आते हम देख रहे हैं विद्यालयों में क्या स्थिति है। उस पर तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। किसानों की क्या दुर्दशा है, उस पर तो लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर तो लिखना पड़ेगा। और यदि बुद्धिजीवी नहीं लिखेगा तो और कौन लिख सकता है? दिमाग को जगाने का काम तो बुद्धिजीवी करता है, तो इसलिए करना पड़ेगा। इसलिए साथी हम चाहते हैं कि इसको व्यापक बनाया जाए। और विकल्प जी बोल रहे थे कि गांव से हम जुड़े, किसानों से जुड़े, मजदूरों से जुड़े, इसको गांव तक पहुंचाए, एक मंच दें। तो मेरा भी यह समझ है कि इसको एक मंच देना चाहिए और मंच के माध्यम से हम मजदूरों की समस्याओं से भी अवगत हों, किसानों की समस्याओं से अवगत हों, छात्रों की समस्याओं से अवगत हों, नौजवानों की समस्याओं से अवगत हों और उन पर लेखन कार्य शुरू करें। लिखें, बोलें, मंच से बोलें, यही काफ़ी होगा। तो आज विशेष तो नहीं कुछ, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको फलना फूलना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्थापना के लिए औरंगाबाद जिले में प्रमुख साहब हमसे बोले, उसके बाद सत्येंद्र बाबू से मिले। बहुत प्रयास करने के बाद प्रेमचंद जयंती के अवसर पर अरवल जिला में प्रगतिशील लेखक संघ काम कर रहा है। पर प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हमने सत्येंद्र बाबू ने जयपुर जाने के लिए प्रेरित की। 31 जुलाई तो वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, अनुभवी लोग जो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि हम देखें कि पिछली साल से हमारी संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसका अर्थ है, लग रहा है कि बिजली कट गई है, ललटेन जलाने की जरूरत हो गई है, ललटेन खोजा जा रहा है। इसका मतलब है कि बिजली डिस्मिस है, लाइन का जो व्यवस्था है खत्म है, ललटेने से अभी जोड़ा करने की जरूरत है। इसी तरह प्रगतिशील लेखक संघ ही अब समाज को बांट सकता है, जिसके आगे अब किन्हीं का जो आज के दौर में सरकार की जो नीतियां हैं उसमें हम लोग दिन पर दिन गुलाम होते जा रहे हैं। एक तरह से जो 1936 फिर हम लोग को लाने की जरूरत है, इसको स्थापना करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसको हथियार बनाने की जरूरत है। और सभी साथियों से हम आशा करेंगे
कि कदम से कदम मिलाकर इस पौधा में पानी डालने सींचें ताकि ये पौधा बड़े फले फूले। जय हिंद।